नमस्कार, मैं आशीष सिंह और अब भी हम लगातार मोदी जापान में हैं इस कवरेज पर बने हुए हैं और चौथी बार G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम पहुंच गए हैं और जापान के हिरोशिमा से हम आपको लाइव ब्रॉडकास्ट भी दिखा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट देखिए। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से की है मुलाकात। उसके बाद पीएम ने महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण भी किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू और बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही दुनिया में शांति कायम हो सकती है। हिरोशिमा के जापान में प्रधानमंत्री मोदी और अब तक उनके 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाईं तरफ जब द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, डेलीगेशन लेवल टॉक, प्रधानमंत्री मोदी और फूमियो किशिदा जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर है, और दाईं तरफ दुनिया को जब प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया, महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया वहां पर, और बहुत ही एक रेयर मोमेंट के तौर पर उन्होंने एक साउंड बाइट वहां पर मीडिया को दी है, जो कि जाहिर सी बात है कि जब G7 में बाकी लीडर्स के साथ में वो मिलेंगे तो उससे पहले उन्होंने अपना स्टैंड, अपना विजन देश का किस तरह से है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे क्लियर किया है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे तो मैंने उन्हें बौद्ध गांव से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था, और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है, ताकि हिरोशिमा आते ही, याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा का मेयर का, यहां की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहां पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने यह संदेश G7 क्वाड की बैठक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के पहले दिया है। G7 क्वाड की बैठकों में
वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक में छाया रहेगा रूस और यूक्रेन का मुद्दा। पश्चिमी देश चाहते हैं कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन के बीच शांति के लिए मध्यस्थता करें। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी G7 की बैठक में शामिल होने वाले हैं। शाम को जेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच मुलाकात भी तय है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी दुनिया में अमन के लिए शांति दूत बनेंगे। और इसकी शुरुआत हमें दिखाई दी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करके वहां पर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो लाउड एंड क्लियर है पूरे विश्व के लिए। एंड आई एम श्योर जो तीसरी तस्वीर आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जेलेंस्की की, वो उन तक भी ये बात जाएगी। और जब आज शाम को दोनों लीडर्स के बीच में लोकल समय के मुताबिक 5:50 पर एक द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है, ऐसे में जेलेंस्की से बात करने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल इंडिया यूक्रेन बल्कि पूरे विश्व के लिए अपना विजन, अपनी सोच सामने रख दी है। और साथ ही हम आपको G7 बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है दर्शकों के सामने, वो सीधी बड़ी अपडेट रख देते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग आई है, सरप्राइज मत होइएगा। ये देखिए आंकड़े, रेटिंग में पीएम मोदी सबसे पसंदीदा लीडर एक बार फिर 78% अप्रूवल के साथ टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी। बाइडेन का नंबर देखिए आप, 6ठे नंबर पर हैं। ऋषि सुनक 10वें नंबर पर। दुनिया की जानी मानी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से ये सर्वे किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में प्रणय जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एक बड़ा और बेहतरीन पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। प्रणय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, एक बार फिर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इंडिया तो छोड़िए पूरे विश्व में किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 78% प्राइम मिनिस्टर मोदी की। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है आशीष, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री मोदी की इसलिए भी है क्योंकि इस समय भारत एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों को इस समय भारत की जरूरत है। साथ ही अगर आप देखें कि भारत की जरूरत ही नहीं, भारत की अहमियत भी बढ़ती चली जा रही है। भारत के साथ हर कोई कारोबार करना चाहता है और यही वजह है कि भारत के एक बड़े और सशक्त नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत जिस तरीके से उभरी है, ये भी उसका एक परिणाम है। और साथ ही जिस तरीके से उनकी बात दुनिया के तमाम नेता मानते हैं, दुनिया के तमाम नेता उनसे मिलते हैं। अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज की बात की जाए तो एक साल के अंदर 5वीं बार उनकी मुलाकात होगी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ में महज कहा जाए 2 महीनों के अंदर ये दूसरी उनकी मुलाकात थी। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला अगर आप देखें तो महज 2 सालों के अंदर करीब 7 बार उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, अलग अलग फोरम के ऊपर मुलाकात हो चुकी है। और स्टेट विजिट में उनके स्टेट गेस्ट बन के प्रधानमंत्री मोदी जो है अगले महीने व्हाइट हाउस जाएंगे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि एक बड़े नेता के तौर पर, एक वैश्विक लीडर के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर किस तरीके से उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात को अहमियत दिया जाता है। और यही शायद उसका नतीजा है कि इसे आंकड़ों के तरीके से दिखाया गया है कि 78% अप्रूवल रेटिंग जो है वो इसी चीज का कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड है। ओके, बिल्कुल। और लोकप्रियता की हम बात करें तो ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर अपने होटल में पहुंचे थे। और उस समय पर देखिए भारतीय मूल के लोग किस तरह से गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। कईयों को वो ऑटोग्राफ भी लिख के दे रहे हैं। प्रणय, ऐसे ही नहीं ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 78% आ जाती है 9 साल लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद में। इस तरह की तस्वीरें हम खुद देखते हैं प्रणय, और एक वाइड रेंज होता है। बच्चों के साथ में वो बातचीत भी करते हैं। कई बच्चे वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कभी कोई पेंटिंग बना के लेके आता है, कोई स्केच बना के लेके आता है, कोई गाना गाता है। और कई लोग मैंने देखा है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छूने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, एग्जैक्टली बच्चों के साथ विशेष लगाव रहता है। प्रणय, हमने इस तरह के एंगेजमेंट प्रधानमंत्री मोदी के लगभग हर विदेश दौरे पर देखे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पर, जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है,
उनके साथ में एक टच बेस किया जाए, एक इवेंट किया जाए, और इसकी एक और झलक हमें दिखाई दे रही है हिरोशिमा में। बिल्कुल आशीष, अगर आप 2014 के बाद से देखें, मई 2014 के बाद से जितनी भी विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, उन्होंने इसे एक एसेंशियल कंपोनेंट की तरह से रखा है कि हमेशा भारतीय समुदाय के लोग जहां भी मौजूद हैं, जिस भी तरीके से वो मिलना चाहते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कोई संवाद का कार्यक्रम रखा जाए। और मैंने जितनी भी उनकी यात्राएं कवर की हैं, हर जगह देखा है, छोटी से छोटी जगह पर भी भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, और वो हमेशा चाहे वो रात को 2 बजे पहुंच रहे हों या सुबह 4 बजे पहुंच रहे हों, 5 बजे पहुंच रहे हों, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वहां कतार में खड़े होकर इंतजार करते हैं और एक झलक पाने के लिए इंतजार करते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि न केवल एक नेता की लोकप्रियता है, बल्कि उसके संवाद की शैली भी है, वो इस तरीके से कनेक्ट करता है। और शायद यही कनेक्ट है कि जिसके कारण लोग अलग अलग जगहों से यहां पे पहुंचते हैं। आप देखिए ये जो भीड़ है, ये भीड़ उस तरीके से कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, बल्कि लोग आना चाहते हैं। ये जो कम्युनिटी का कनेक्ट है और कम्युनिटी मिलना चाहती है, कहीं उन्हें लगता है कि ये भारत के साथ उनका जुड़ाव है, और उस जुड़ाव को दिखाने का एक छोटा सा मौका है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर उनके शहर में आए हैं, तो ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति भी है कि अपने घर का कोई व्यक्ति अगर आता है तो हम आज भी उसे स्टेशन लेने जाते हैं, उसे छोड़ने जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक भाव है, ये इस तरीके की तस्वीरों के अंदर भी साफ नजर आता है। सैकड़ों हजारों लोग, प्रणय, हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनके होटल के ठीक बाहर कई भारतीय मूल के लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में बस वेट कर रहे होते हैं कि उनका कॉन्वॉय दिख जाए। और जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई दे रही है हिरोशिमा से, ये तो लकी वंस होते हैं जो अंदर आ पाते हैं और वहां पर लॉबी में होटल के उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, सेल्फीज ले पाते हैं और उनके ऑटोग्राफ ले पाते हैं। जापान में मोदी पर हमारा मेगा कवरेज अब भी जारी, और हमारे साथ में एक बड़ा बेहतरीन पैनल जुड़ा हुआ है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एम्बेसडर त्रिपाठी, एम्बेसडर वोरा, जनरल के सिन्हा, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ में लाइव स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा, आपका रुख करना चाहूँगा कि अगर हम इस आज के शेड्यूल को देखें, और इससे पहले कि इनफैक्ट मेरे सहयोगी प्रणय एक लेटेस्ट अपडेट भी लेकर आए हैं, और एग्जैक्टली जो मैं जिक्र कर रहा था वो बड़ी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 2 बजे 2:20 पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे ज़ेलेंस्की, और अब आपको बता दें कि ही इज ऑन रूट। एम्बेसडर वोरा जो प्रश्न पूछ रहे थे, उसका लेटेस्ट अपडेट, सऊदी अरब से जेद्दा से जापान के हिरोशिमा के लिए ज़ेलेंस्की का प्लेन रवाना हो चुका है। और आपको बता दें कि सऊदी अरब से जापान के सफर में भारत की एयर स्पेस को से भी अभी ये कुछ समय पहले ज़ेलेंस्की का प्लेन गुजरा है। और ये एयरक्राफ्ट कौन सा है? फ्रेंच एयरफोर्स का। फ्रांस की वायुसेना के इस विमान से जापान जा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। 2:20 पर वो मीटिंग जो न केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि पूरा विश्व इस पर टकटकी लगाकर देख रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़ेलेंस्की को क्या कहेंगे, और जो कहेंगे उसके बाद ज़ेलेंस्की क्या कहेंगे, वो क्या सुनेंगे, किस तरह से आगे जो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक डेडलॉक सा बना हुआ है, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की इंटरवेंशन के बाद में टूटेगा या कम से कम नरम होगा। प्रणय, इंडियन एयर स्पेस से गुजरे हैं ज़ेलेंस्की, फ्रेंच एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में जेद्दा से उड़े हैं और फिर साथ ही साथ हिरोशिमा की तरफ निकले हैं। इंडियन एयर स्पेस से जाने का मतलब साफ है कि उनके लिए भी एक बहुत ही एक वार्म और जिसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं दिखाया कि हम रशिया के साथ में अच्छे दोस्त हैं तो आप यहाँ से मत जाइए, वहाँ से जाएंगे आप। ये इस मीटिंग के लिए काफ़ी कुछ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सेट करता हुआ। स्वाभाविक रूप से इस तरीके का जेस्चर तो शायद किसी हॉस्टाइल स्टेट में ही हो सकता है, जिसके अंदर अगर फ्रेंच एयरक्राफ्ट के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर सफर कर रहे हैं और भारत अपनी एयर स्पेस डिनाई करे, सवाल ही नहीं उठता, और खासतौर पर ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी हो। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस आप देखें, जिस समय एम्बेसडर वोरा ये सवाल पूछ रहे थे या इस पर शायद उनको लेकर शायद कुछ उनकी आशंका थी कि शायद वो सफर न करें, उसी वक्त जो ज़ेलेंस्की का विमान है जो कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, फ्रेंच एयरफोर्स का, वो भारत के एयर स्पेस से गुजर रहा था और कारवार से लेकर पुडुचेरी तक और उसके बाद अंडमान के एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए अब ये विमान जो है ये फिलहाल इंडियन ओशन के ऊपर सफर कर रहा है। अगर उसे लाइव ट्रैक किया जाए तो ये विमान उस समय आपसे कुछ देर पहले जिस समय हमने ब्रॉडकास्ट शुरू किया उस समय भारत के एयर स्पेस के ऊपर से ज़ेलेंस्की का ये विमान गुजर रहा था। कुछ ही देर बाद जापान के हिरोशिमा उनको पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद उनकी कई मुलाकातें वैसे भी होनी है, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी। करीब 30 मिनट से ज्यादा का वक्त आशीष इस मुलाकात के लिए रखा गया है। निश्चित रूप से इस तरीके की मुलाकात के काफी मायने होते हैं। ज़ेलेंस्की इस समय
समय चाहेंगे कि उनका वो बहुत से ज्यादा समर्थन जुटा सकें अपने लिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके का संदेश दे चुके हैं आज अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपने डिपार्चर स्टेटमेंट के जरिए, उनका एक बार फिर इस बात के ऊपर रिटरेशन होगा, जोर होगा कि अगर युद्ध खत्म करना है तो पहले संघर्ष विराम की घोषणा की जाए, बातचीत की मेज सेट की जाए, डिप्लोमेटिक तरीके से इस बातचीत का समाधान निकाला जाए और उसका फॉर्मूला निकालना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आशीष अरब लीग के अंदर जेद्दा के अंदर जो समिट की है उसमें भी उन्होंने यूक्रेनियन पीस प्लान की बात की है, तो कहीं ना कहीं वो भारत का समर्थन भी इस पीस प्लान के लिए हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी, शब्दों का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में जब व्लादिमीर पुतिन के सामने ये आंख से आंख मिलाकर कह दिया था कि टुडे इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, और वो ग्लोबल हेडलाइन बना था। एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को वो पहले दिखा दें। एक रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई है। रूस ने 500 अमेरिकियों पर बैन लगा दिया है। ये सैंक्शंस का सिलसिला जब G7 हो रहा है ऐसे में, और ये लिस्ट में आप देखिए कि रूस में एंट्री बैन सैंक्शन के तौर पर आप सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण नाम आप देखेंगे वो है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। मतलब साफ है कि रूस G7 हो रहा है ऐसे समय पर काफी स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं। जनरल सिन्हा, आपका रुख करना चाहूंगा। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के एंगेजमेंट्स की बात करें, अधिकतर हमने देखा है कि वो लीडर्स के साथ में मिल ले रहे हैं, और साथ ही साथ क्वाड में क्या कुछ फोकस रहेगा, विशेष तौर पर तब जब ऑस्ट्रेलिया में क्वाड एक सेपरेट मीटिंग होनी थी वहां पर नहीं हुआ। G7 के साथ में पैरेलल अगर क्वाड करें आज के समय में, क्या कुछ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू क्वाड में इंपॉर्टेंट होगा? देखिए आशीष, क्वाड के अंदर में केवल भारत ऐसा है जिसको ये सिक्योरिटी डायलॉग तो कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, पर उसको उसने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े विस्तार दिया है। वो ये कहता है इसके अंदर, देखिए जो क्वाड की जो व्याख्या भारत ने किया और कर रहा है उसको वो पूरे के पूरे एक बड़े तरीके से, जिसके अंदर में आपका सप्लाई चेन है, इसके अंदर में ट्रेड्स है, इसके अंदर में सामंजस्य है, इंडो पैसिफिक के अंदर में, वो केवल एक पॉइंट को क्वाड मानता है जो कि भारत मानता है कि ओपन, फ्री एंड ओपन, जो हमारे इंडो पैसिफिक का इलाका है जिसमें वर्चस्व ना रहे। पर चाइना का काउंटर बैलेंस होकर के नहीं आया। भारत ने बहुत बड़ी अच्छी एक क्वाड की रूपरेखा खींची है, इसलिए ऑकस लेके आ गए थे वो ऑकस को प्योरली एक मिलिट्री अलायंस। तो देखिए आशीष, जो आप बात करना चाह रहे हैं या आप इंगित करना चाह रहे हैं, क्वाड के लिए भारत की स्वरूप का पूरा यदि कोई रूपरेखा खींचा है क्वाड क्या होगा, इसको नाटो खींचना चाहता है। कोई कह देता है कि ये इंडो पैसिफिक का नाटो है, ये नाटो हो ही नहीं सकता। इस तरह के नामें आती हैं और इस तरह की चीजें थ्रो की जाती हैं। नाटो भी बहुत ट्राई कर रहा है, नाटो की एक पूरी टीम आकर के भारत के ऊपर में समझाने की चेष्टा की, पर भारत जो इस बार लिया है, अब देखिए ये एक जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है जी। आज के युग में हम जब बात करते हैं तो क्वाड को किस तरह से रखा जाएगा, भारत उसकी संरक्षण किया है और उसके ऊपर में ठोस कदम लेकर चल रहा है जी। बहुत पुल एंड प्रेशर्स हैं। अभी देखिए जेलेंस्की की बात हम कर रहे थे, यदि हम आप दें 1 मिनट समय, तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या मैं पढ़ता हूं। देखिए आज जेलेंस्की के पास में, इसके पहले हमारे कोई, आपको पता होगा कि डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भारत आई थी और यूक्रेन, उन्होंने कुछ मैसेजेस लेकर आए थे, मगर उनको ट्रैक्शन नहीं मिला क्योंकि वो भारत को अपने खेमे में खींचना चाहते। भारत किसी भी खेमे में, चाहे वो क्वाड का खेमा हो, चाहे वो किसी के खेमे में जाने वाला नहीं जी। जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक्चुअल रूपरेखा है और पूरी विश्व इसको कर रहा है। बिल्कुल, जब हम कहते हैं ना कि पूरी की पूरी आज जो चेंजेस आ रहे हैं जिसमें मल्टीपोलैरिटी है, और इसमें सबसे बड़ा यदि कोई इसका है श्रेय लेगा तो वो एक भारत है और एक रशिया लेगा। रशिया को हम आज मैं जब बात करता हूँ रशिया को, तो कोई उसको साइडलाइन कर देता है, पर देखिए जिस तरह से रशिया ने पूरे के पूरे चीजों को एक दृढ़ता और पूरी बदनामी ली है, उसकी इकोनॉमी भी सकते पे है जी। उसका पोजीशन क्या वो ऐसे धकेल दिया जाएगा।
मगर भारत उसकी तरह जब खड़ा है। देखिए आज जापान के अंदर में G7 के अंदर दो बड़े चैलेंजेस भारत के जनरल सिन्हा, एक बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि हम क्वाड की बात कर रहे थे तो चीन की तरफ से रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं। भारत की क्वाड की मीटिंग से ठीक पहले चीन काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ लग रहा है। लेटेस्ट अपडेट देखिए, क्वाड में भारत के शामिल होने से चिढ़ा हुआ है चीन। क्या है देखिए मुद्दा, कश्मीर में G20 की बैठक पर अब उन्होंने आपत्ति जताई है। जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है, ये एक बार फिर से बयान दिया है चीन की तरफ से। और ये मुद्दा बार बार चीन जब मौका मिले तब वो इसे लाने से नहीं चूकते हैं। तो ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है तो चीन चुप कैसे रह सकता था। कोई ना कोई मुद्दा उन्हें उठाना है या फिर बार बार वही पुराना मुद्दा उठाना है जिसमें भारत को लेकर अपनी स्टैंड पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लियर कर दी गई है। इससे पहले कि मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ और एम्बेसडर त्रिपाठी के पास में आऊं, एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। आप पूछ रहे थे ना कि अमेरिकन मीडिया में जेलेंस्की के मूवमेंट को लेकर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, कोई नहीं बता रहा था। देखिए एबीपी न्यूज पर आपको न केवल वो कब जा रहा है, किस एयरक्राफ्ट में जा रहा है, कितने समय कहां से गया, ये सब कुछ हम इस मेगा कवरेज में बता रहे हैं। देश बढ़ रहा है, देश के साथ में देश का मीडिया भी बढ़ रहा है, अमेरिका से भी हम कई ज्यादा आगे चल रहे हैं। एम्बेसडर बोरा, क्योंकि आप अमेरिका में हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूंगा, दर्शकों को बता सकें, जिस भी हम ग्रुप की बात करें, G7, G20, अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो एक बिग बॉस, एक बड़ा वाला अप्रोच रखते हैं अमेरिका की तरफ से। भारत की ग्रोथ को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के एंगेजमेंट्स को लेकर, इंडिया की इंटेंसिटी को देखकर अमेरिका किस तरह से अभी देखता है? क्या वो आसानी से हजम हो जाता है कि ये दोनों तरफ अच्छे से नॉन अलाइंड मेंटेन कर ले रहे हैं, इकोनॉमी भी बहुत तगड़ी बढ़ रही है, प्राइम मिनिस्टर को देखिए इतने सारे एंगेजमेंट है, उतने तो एंगेजमेंट शायद जो बाइडेन के भी नहीं होंगे। एम्बेसडर, शायद आपका ऑडियो म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है आपको? नाउ वी कैन यूज, गो अहेड सर। जी नहीं, मैं आपको मुबारक देना चाहता था कि एबीपी न्यूज ने सच्चाई बयान की है जेलेंस्की की फ्लाइट के बारे में जो फ्रेंच जहाज में जा रहा है, जबकि फ्रांस में अभी वो पहुंचा था कुछ दिन पहले। आपको पता होगा पिछले रविवार को पेरिस में पहुंच गया था। तो वहां पर एक टीवी चैनल, मैं वहां पढ़ा हुआ उनकी भाषा बोलता हूं, मैं सुन रहा था, तो वहां पे एक कॉमेडियन ने बोला कि ये जेलेंस्की तो एक ट्रैवलिंग सर्कस है, ये तो जहां जाता है अपने दुखड़े रोता है और अपने नौटंकी करता है। और जेलेंस्की के राजदूत बड़े नाराज हो गए, बोले कि हम अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ रहे, फ्रांस की आजादी के लिए भी लड़ रहे, शर्म करो, माफी मांगो। तो फ्रांसीसी चैनल ने बोला भाई यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जेलेंस्की का राजदूत बोला वो क्या चीज होती है, हमने कभी नाम नहीं सुना। ये चीजें यहाँ पर होती हैं। अभी अरब लीग की मीटिंग में गया था, वहां अरब लोगों को डांट लगा के आ गया है। ये अनस्टेबल आदमी है। अदानी के पीएम मोदी के साथ इसकी क्या मीटिंग होगी, मेरा जहां तक मानना है पीएम साहब उसको काउंसिल करेंगे कि आप थोड़े से शांत हो जाइएगा और अब रास्ता ढूंढने की कोशिश करिए आगे का, पीछे की तरफ मत देखिए। आप तो अड़ गए हैं कि पुतिन को जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। आपका देश बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन इस चीज पे मत अड़िएगा। अगर इतनी हार्ड पोजीशन है तो फिर बातचीत करने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज जो मैं देखूंगा सर, ये जो मीटिंग हो रही है G7 की, ये ना हो कि ये पूरी तरह से हाईजैक हो जाए यूक्रेन पे, बाकी कोई मुद्दा ना डिस्कस हो, क्योंकि वो जो बुड्ढन साहब है अमेरिका के, जो बाइडेन, उनके जो ओपोनेंट्स हैं यहाँ पर कहते हैं वो जेलेंस्की से डरता है कहीं यूक्रेन ना बता दे कि बाइडेन साहब के पुत्र के वहां क्या क्या धंधे थे और इसलिए बाइडेन साहब की अगली इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा। तो इस समय जो पूंछ है वो घोड़े को हिला रही है, ये यहाँ पे कुछ अमेरिकन ऑपोजिशन वालों का मानना है। लेकिन ऑन द होल अमेरिका की जो नई इमेज है, भारत की जो नई इमेज है अमेरिका में, अब रिस्पेक्ट है। अब वो जानते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। मेरा मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप है, 25 लोग हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं और सब मुझसे यही पूछते हैं कि वी आर अमेज्ड how India has come up. We always knew you would, but so quickly we are surprised. मेरा तो कद उस समय और ऊंचा हो जाता है। कल सबको बताऊंगा, मॉर्निंग कंसल्ट ने फिर से उनको नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर लीडर। मैं एग्जैक्टली वही कहने जा रहा था एम्बेसडर बोरा। मॉर्निंग कंसल्ट ने 78% अप्रूवल रेटिंग दी है। आपका जो मॉर्निंग वॉक वाला ग्रुप है अमेरिका में, आई एम श्योर 100% होगा वहां। मार्केट वैल्यू इसकी $1 बिलियन है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेरिका में मॉर्निंग कंसल्ट। तो ये कल तो मेरा कद और ऊंचा हो जाएगा जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। यहाँ पर अभी शाम के 9:15 बजे है।
तो रियली इंडिया की इमेज इस वक्त बढ़ रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं सर। जब मैं यहाँ पहुंचा था इस बार, तो मैं जो डिप्लोमेटिक लाइन है उसके तो बाहर निकल रहा था जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से जी। उसने मेरा पासपोर्ट देखकर बोले एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मैंने कहा तो मैंने कहा कुछ सवाल पूछने के, नहीं यू आर एन इंडियन, जाइए, कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये नई छवि है हमारे देश की। ये जानते हैं कि हमने अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बनाए रखे हैं, उभर रहे हैं, लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। अब जहां तक चीन का सवाल है कि G20 की मीटिंग हो रही है, चीन के पास एक फ्लॉपी है सर, वो थकी हुई फ्लॉपी है, बार बार उसी को करता है। जब देखा था कि भारत के ऊपर दुनिया का इस समय अटेंशन है, भारत को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, तो बीच में कुछ ना कुछ करेगा। वो बर्दाश्त नहीं कर, उसका पेट खराब हो जाता है जब भारत को इज्जत मिलती है। इसको आप बदल नहीं सके। वो भी एक टाइम वॉर्प में फंसा हुआ है, क्योंकि जो आपका पड़ोसी दूसरा मुल्क है उसने ऐसा जकड़ रखा है चीन को। चीन के 60-70 बिलियन डॉलर जितने भी वो CPEC में लगे हुए हैं, वो उसको खोना नहीं चाहता और उसको वापस वो मिलने नहीं चाह रहे, तो वो भी फंस गया है सर। वही कहते हैं ना, जब बैंक से आप 10 रुपए लेते हैं तो फिर बैंक जो है आप जाते हैं बैंक, भाई वापस ले लो। जब आप 10 करोड़ लेते हैं तो बैंक आपके पीछे दौड़ता है, मेरे भाई मेरे आका मुझे पैसे वापस कर दो। यही हो रहा है। तो चीन के कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है, नाराज है कि क्वाड में G7 में भारत वहां पर है, सारी मीटिंग्स उसकी हो रही है, चीन को कोई पूछ नहीं रहा। वो अपना भी एक समिट कर रहा है, मेरा ख्याल कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ वहां पर कर रहा है। और चीन के एक तो एम्बेसडर गए थे यूक्रेन, जेलेंस्की से मिले भी थे और बोले कि हम पीस प्लान लगाएंगे, लेकिन जेलेंस्की और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने कोई पुष्टि नहीं की, उसकी कोई रेफरेंस नहीं किया। सिर्फ चीन कहता हमारा आदमी गया, उसने हिला दिया यूक्रेन को, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उस पेट खराब के लिए सर वैक्सीन भी इंडिया को ही बनानी पड़ेगी। जिस तरह से हमने देखा है कि चीन एक बड़ा हेडेक बन गया है पूरे विश्व के लिए। एम्बेसडर त्रिपाठी, हमने देखा है कि G7 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। जेलेंस्की, रशिया यूक्रेन वॉर एक प्राइम फोकस रहेगा। स्पेसिफिकली अगर हम देखें, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में और इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है पूरे विश्व को कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे, हम उन विकसित और अविकसित देशों की आवाज बनेंगे, विशेष तौर पर तब जब G20 भारत मेजबानी करने वाला है। क्या G7 का मुद्दा पूरी तरह से भारत जैसे इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट कंट्री के रहते हुए, वो भी स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के रहते हुए, क्या ये वॉर पूरा हाईजैक कर पाएगा G7 को? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अब वॉर इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन वॉर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कई चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाएंगी। पहला है टेररिज्म, और दूसरा है इकोनॉमिक रिकवरी, जिससे सब G7 के सारे देश जिससे प्रभावित हैं, इकोनॉमिक रिकवरी। और तीसरा जो मुद्दा होगा वो SDGs होगा, यूनाइटेड नेशंस की SDGs जो गोल्स हैं वो होंगे, उनके तहत कैसे विकास और किस तरह से आप सप्लाई चेन की बात करें, किस तरह से वाटर की बात करें, क्योंकि पानी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगहों में भी, G7 के देशों में भी यह अब माना जाने लगा है धीरे धीरे कि इस सदी में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या होगी। और कई लोग तो कहते हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर वाटर पे होगा, वाटर वॉर होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से और भी चीज़ें रहेंगी। और हाँ, ये परमाणु निरस्त्रीकरण मेरे ख्याल से उस पर उतनी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब दोनों पक्ष अपने अपने उसको लिए CTBT हो या NPT हो, उसमें इस बात पे सहमति नहीं बनी है अभी तक एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा न्यूक्लियर वॉरफेयर को न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ख़त्म करने के लिए, डिसएक्टिवेट करने के लिए। वो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस ये इस पे एग्री नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल बिल्कुल वर्किंग सेशंस हैं G7 के, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे और उनको स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, क्वाड एक हम देख रहे हैं कि क्वाड भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए प्राइमरी एजेंडा। G7 के सारे मेंबर्स तो ऑब्वियसली क्वाड के मेंबर नहीं है। क्वाड पर पूरे विश्व की नजर होगी, जो कि G7 के पैरेलल होगा, और अब ज्यादा फोकस हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड होना था अब वो तो नहीं हो रहा। ऐसे में चारों लीडर्स यहीं पर मिलकर बातचीत करेंगे। क्वाड कितना डोमिनेटिंग फैक्टर होगा G7 पर? क्वाड G7 का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा,
क्योंकि सारे लीडरान वहाँ पर हैं, मोदी जी हैं, जो बाइडन हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर वहीं पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वहीं पर हैं। क्वाड में एक और ख़ास बात यह है कि क्वाड अब दुनिया के पटल पर ख़ास तौर से साउथ ईस्ट एशिया में एक उभरता हुआ सितारा है। दुनिया को मालूम है कि जो पावर प्ले है या जो पावर इंटरेक्शन है इन चारों देशों के बीच में, वो तय करेगा कि भविष्य में साउथ ईस्ट एशिया में भारत का क्या रोल रहेगा। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर चीन के मैं प्रतिद्वंदी नहीं कहूँगा, लेकिन चीन को हम एक अच्छा कंपटीटर मानते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी भाग है या पैसिफिक रिम है, वहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के तहत अच्छा काम करें, ताकि वहाँ जो छोटे छोटे 13-14 छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में, वो सब चीन की तरफ टकटकी लगाते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दो, हमें कुछ इनपुट दे दो, हमारे साथ ट्रेड कर लो। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया इन छोटे छोटे 13-14 देशों के साथ जो छोटे छोटे आइलैंड टेरिटरी हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता है। भारत का डायस्पोरा वहाँ पर सेटल्ड है, सैकड़ों साल से, 200 साल से, 100 साल से भारत के लोग वहाँ पर सेटल्ड हैं छोटे छोटे आइलैंड्स पर। उनका सम्मान है, उनका आदर है। तो शायद क्वाड में मिलिट्री एजेंडा तो बाद में 5-10 साल के बाद उभर कर आएगा, लेकिन फिलहाल क्वाड देशों की जो मजबूती है इस चीज़ से झलकती है कि जापान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जापान चाहता है कि उसका जापान से लेके इंडिया का जो एक्सेस है, ट्रेड रूट है, उसकी सिक्योरिटी को इंडिया बनाए रखे। इसमें हम उनको मदद करेंगे। जी, और यही चीज फिपिक 3 ग्लोबल समिट को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी, जो कि इनके 4 दिन के 3 अलग अलग देशों के दौरे हैं, उसमें फिपिक भी फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन 3rd ग्लोबल समिट पर प्रधानमंत्री मोदी का उन्हीं आइलैंड्स पर फोकस होगा। प्रणय, एक क्विक रिएक्शन आपसे जानना चाहूँगा। एक सरप्राइजिंगली इस पूरे स्केड्यूल में हमें जो बाइडन के साथ में कोई एक द्विपक्षीय वार्ता नहीं दिखाई दे रही है। क्या ये प्योरली हम एक्सपेक्ट करें कि क्वाड की मीटिंग के ठीक पहले या फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी और बाइडन के बीच में एक पुल असाइड होगा, एक चर्चा हो जाएगी, या फिर अगले महीने व्हाइट हाउस में तो मिलना ही है डिनर पर? जो बाइडेन ने बुलाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके होंगे जब दोनों नेता साथ में होंगे। हमने बाली में भी देखा था कि किस तरीके से पुल असाइड हो गई थी दोनों के बीच में। हमने कई बार अलग अलग जगहों पे इस मौकों पे देखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो एक कोजीनेस, एक कंफर्ट, एक कनेक्शन जो है वो देखने को मिलता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उनका ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जिसे लीडर्स केमिस्ट्री कहा जाता है, तो भले ही शेड्यूल में ना हो, हालांकि अभी कई मुलाकातें उनकी कल भी शेड्यूल होनी है, कई बायलैटरल मीटिंग्स कल भी शेड्यूल होनी है। कल का शेड्यूल जब साफ होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी रिक्वेस्ट की टाइमिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर मुलाकातें मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग शेड्यूल ऐसे हैं जिनके कारण नहीं हो पा रही हैं। तो कैसे उन्हें फिट इन किया जाए, ये तमाम कवायदे फिलहाल चल रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज जब मेज के ऊपर पहली बार मुलाकात होगी, उनकी आमने सामने होंगे G20 के G7 के सेशंस के दौरान, तो किस तरीके का कनेक्शन देखने को मिलता है, और क्या कोई पुल असाइड आज अलग से होती है या एक बायलैटरल मुलाकात के लिए मिलते हैं। जी बिल्कुल प्रणय, और हमने देखा है कि इस तरह से वेन्यू पर अनस्केड्यूल्ड मीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और 5-7 मिनट ही टॉप मोस्ट लेवल पर काफ़ी होता है विचारों के आदान प्रदान के लिए, और डिसीजंस भी कई बार वहीं पर ले लिए जाते हैं। डेलीगेशन लेवल की द्विपक्षीय वार्ता तक की जरूरत नहीं पड़ती, और विशेष तौर पर तब जब अगले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में डिनर पर जाने वाले हैं, जहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन उन्हें होस्ट करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे सारे पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े और इस अर्ली मॉर्निंग स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपने शिरकत की और अपने पॉइंट्स शेयर किए। मोदी इन जापान पर हमारा ये मेगा कवरेज और इस हर एक डिटेल जो कि प्रधानमंत्री मोदी के इंटरेक्शन से लेकर द्विपक्षीय वार्ता और क्वाड तक और G7 तक हम डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।